नमस्कार, मैं प्रियंवदा नथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि आपको टॉपिक में पता चल रहा होगा, मैंने 10th क्लास का सेकंड वाला चैप्टर आज आपके पास लाई हूँ, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहला वाला चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है केमिकल इक्वेशंस, जो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे तो आपको केमिकल जो इक्वेशंस होती हैं कैसे बैलेंस करना है, कितने टाइप्स की हमारे केमिकल इक्वेशंस होती हैं, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप वो वाली वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इससे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो आप प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट की। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ, आपने 7th क्लास में भी पढ़ रखा है एसिड बेस के बारे में। और एसिड बेस और जो सॉल्ट होते हैं, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि शायद ये साइंस लैब में होते हैं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है। हमारे डेली लाइफ में हम एसिड का यूज करते हैं, हम बेस का यूज करते हैं, हम सॉल्ट का यूज करते हैं, रोज़ करते हैं। हमारे आसपास भी होगा, कई चीज़ें आप देखोगे सब में होता है। क्योंकि जो एक केमिकल जितने भी होते हैं सबका कोई नेचर होता है। नेचर माने प्रकृति। जैसे इंसान की प्रकृति होती है ना, किसी को हम बोलते हैं बहुत तेज है, किसी को हम बोलते हैं अरे बड़ा शरीफ है, किसी को हम बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है ना। तो उनके नेचर वो तो हम उनकी भावनाओं से समझ जाते हैं। लेकिन अब हम जो चीज़ हमारे पास जो थिंग्स हैं, सब्सटेंस हैं, केमिकल्स हैं, उनके नेचर कैसे पता करें, वो तो नहीं बात करते। उनकी तो कोई भावना नहीं होती। तो उनके नेचर को पता करने के लिए हम उनको नेचर को 3 रूप में डिवाइड कर देते हैं। या तो कोई एसिड होता है या बेस होता है, और अगर ये दोनों नहीं है तो वो सॉल्ट होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस के जो नेचर है, प्रकृति है, उसको हम बताने के लिए ये चैप्टर को पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत काम आएगा आपको, कि हम डेली लाइफ में भी कितनी ज़्यादा यूज करते हैं इसका। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। अब आपको कैसे पता कि कोई सब्सटेंस एसिड है, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखने ज़रूरी है कि किसको बोलोगे आप ये एसिड है। तो देखो, देयर आर द सब्सटेंस विच हैव सोर इन टेस्ट। तो जो कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो खाने में क्या है, टेस्ट करने में क्या है, खट्टापन है उसमें, तो वो क्या है, वो हमारा एसिड है उसके अंदर। दो सब्सटेंस विच गिव H+ आयंस इन सॉल्यूशन। अगर किसी भी सब्सटेंस में के सॉल्यूशन में H+ आयंस फॉर्म होते हैं, बनते हैं, H+ आयन फॉर्म होते हैं, तो वो भी क्या है, एसिड है। ठीक। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब आप देखो, लिटमस पेपर आपने 7th में पढ़ा है, आगे आपको और डिटेल में बताएंगे इंडिकेटर्स के बारे में, सूचक के बारे में। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में अगर हम ब्लू लिटमस डालें और वो चेंज हो जाए रेड में, तो वो भी क्या है, एसिड है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रही है, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, और ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, मतलब हमें नहीं पता ये क्या है। तो हम जैसे ही ब्लू कलर को डिप करते हैं इस सॉल्यूशन में, तो ये कैसा हो जाता है, चेंज, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें एसिड है, ये हमें पता चल गया। ऐसे अब ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये नींबू ले लो या कोई ऑरेंज ले लो, तो इसमें आपने देखा कि हमने ब्लू लिटमस पेपर लगाया, जैसे इसको टच किया, थोड़ा देर में उसका आगे वाला पार्ट देखो, जहाँ तक ये है हमारा नींबू के पास है ये ब्लू, ये लिटमस, तो कैसा हो गया, वो तो ब्लू से रेड कलर में चेंज हो गया। तो ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि नींबू क्या है, इसमें एसिड होता है। तो उनके नेचर के बारे में समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनको सूचक कहते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा एसिड है। एसिड कोरोड
मेटल्स। एसिड जो होता है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कोरड के बारे में कि जब कोई मेटल ख़राब होने लगता है कोरड बोलते हैं। तो जैसे एसिड के संपर्क में आप किसी मेटल को लाते हो तो वो ख़राब होने लगता है। आपने देखा होगा आपके घर में मदर जैसे अचार वगैरह कभी भी स्टील के बर्तन में या कोई भी मेटल के बर्तन में नहीं रखती। तो अचार में तो आपको अब समझ में आ गया खट्टापन होता है, इसका मतलब उसमें एसिड है। तो उसको कैसे रखते हैं, प्लास्टिक में या ऐसी चीज जगह रखते हैं जो मेटल का ना हो, उस वाले पॉट में रखते हैं। तो ये इसका एक कारण है। अब ये जो एसिड वर्ड है ये कैसे बना, द टर्म एसिड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स शोर। जो एसिडस है उसी से एसिड बना, इसका मतलब होता है खट्टापन। तो जो खट्टी चीज़ें हैं वो क्या हैं, एसिड हैं। तो अब और इनके जो एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि आपके घर में मैंने बता दिया जितनी भी खट्टी चीज़ें, चाहे इमली है, चाहे नींबू है, चाहे ऑरेंज है, जिसमें खट्टापन है वो एसिड है, वो तो आपके घर की चीज़ है। इसके अलावा अगर हम केमिकल में देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो इनमें और भी एसिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ये सारे क्या हैं, एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अब अगला है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। अब स्ट्रॉन्ग जो हमारा एसिड है ये दो टाइप के होते हैं। एसिड में भी हमने डिवाइड कर रखा है थोड़ा इनको, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक, इसके अलावा वीक एसिड है हमारे पास। तो ये हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और भी बहुत सारी हमारे पास जो एसिड होते हैं, बहुत इसके दोनों के बहुत और भी एग्जाम्पल होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक जो आपके पास एग्जाम्पल हैं वो आपको ये लर्न कर देने। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेंट्रेट एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेट, जैसे आपको पता है कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, जो गाढ़ापन होता है, जैसे हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड। जिस एसिड में जिसमें एसिड ज़्यादा हो और वाटर कम हो उसको कॉन्सेंट्रेट एसिड बोलते हैं। और डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट माने जिसमें वाटर ज़्यादा हो और एसिड कम हो तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट। तो कॉन्सेंट्रेट जो एसिड है उसमें हम पानी मिला के उसी को डाइल्यूट भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि कितने जो भी हैं, कोई भी सब्सटेंस है या केमिकल है, आपको समझ में आ गया कि ये एसिड है, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम बेस की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो बेस है, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट लर्न करने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। जो भी सब्सटेंस जो खाने में कैसे होते हैं, कड़वापन होता है जिनमें, तो वो क्या होते हैं, वो बेस होते हैं। पहली चीज़ें आपको क्या करनी है, ये याद रखनी है। इसके अलावा आपके पास है सोपी इन टच, मतलब साबुन के जैसे ऐसे चिपचिपाहट सी होती है ना, साबुन में जैसे चिकनाहट होती है, अगर ये चिकनाहट सी होती है टच करने में तो ये भी क्या है, बेस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, साबुन है हमारे पास, और जैसे कि आपने देखा होगा मीठा सोडा, इनो, इस टाइप की चीज़ें, ये सब हल्का सा टच करने में आती है ना, चिपचिपाहट आता है इनमें, शोपीपन आता है इनमें, तो ये भी क्या है, बेस हैं। दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। अब सबसे अच्छा, और अब मान लो देखो ये जो सॉल्यूशन है, सब चीज़ को हम छू नहीं सकते और सब चीज़ को हम चख नहीं सकते, तो उनका हम कैसे करेंगे, उनका भी तो हमें पता चलना चाहिए कि नेचर कैसा है। तो उनका नेचर पता करने के लिए हमने क्या बना रखे, इंडिकेटर या सूचक कहते हैं उन्हें। तो रेड लिटमस जो पेपर होता है हमारा, लिटमस पेपर हमारा सूचक होता है, इंडिकेटर होता है। तो अगर हम रेड लिटमस पेपर को टच कर दें सब्सटेंस में, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो आपके पास शॉप पे है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप क्या देख रहे हो, रेड किस में चेंज हो रहा है, ब्लू में।
हो रहा है ना, कैसा है ये रेड है और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ब्लू में। ऐसे ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में भी हमने डिप किया। अब देख, जैसे मैंने कहा चलो साबुन को तो हम हाथ से छू के समझ सकते हैं, लेकिन जो मान लो कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम छू भी नहीं सकते, तो उसका हम किस तरीके से करेंगे, तो हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे। और अगर रेड वाला लिटमस पेपर कैसे हो गया, ब्लू, तो हम ये क्या है, बेस है। और सपोज हमने ब्लू डाला। अब दूसरी कंडीशन देती हूँ मैं आपको। सपोज आपको कोई ब्लू लिटमस पेपर दे, तो ये ब्लू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा इन पे टच करने पे, ठीक है। तो अगर रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू कलर में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। ये आपको ध्यान रखना है। दे गिव OH आयन, OH माइनस होना था पे, OH माइनस आयन्स इन एक्वेशन सॉल्यूशन। एक्वस जो होता है वाटर वाला सॉल्यूशन में, अगर हम इसमें पानी डाल दें तो ये जो आयन बनते हैं, इनके कौन से आयन बनते हैं, OH आयन बनते हैं। तो बेस में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लर्न करना है। ON जो OH आयन्स हैं सॉरी, एक्वस जो होता है सॉल्यूशन, उसमें OH आयन्स हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, NaOH, KOH, इनको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये याद करना है, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो भी बेस है, अगर हमें कैसा पता चलेगा कि ये बेस है, तो हमें इन सब जो हमारे पास ये पॉइंट लिखे हुए हैं, हमें इससे समझ में आ गया कि ये बेस है। अब इसमें भी वही बात आएगी, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग वीक जो बेस हैं वो हमारे हैं NaOH, KOH और कैल्शियम कार्बोनेट। एक मिनट, ये साथ साथ होने थे, अलग हो गए। यहाँ पे आपको करना है OH होल ट्वाइस, ये ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, अच्छा इधर आ गया, हाँ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके ये आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग है, याद रखने हैं आपको। और वीक बेसिस कौन से हैं, जो थोड़ा वीक होते हैं, वो हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये आपको समझ में आया। अब एक चीज़ आती है आपके पास, और एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है, 1 वर्ड आंसर में भी पूछा जाता है कि एल्काइल्स क्या होते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेस किसमें, पानी में सॉल्युबल माने घुल जाते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सारे वो एल्काइल बेस। उन बेस को क्या बोलते हैं, एल्काइली बेस बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो भी हम यूज करते हैं सफाई के लिए, जितने डिटर्जेंट हैं, जितने भी शॉप हैं, इस तरह के जो भी आपके पास एग्जाम्पल दिखा रखे हैं मैंने, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना, इसलिए ये क्या है, एल्काइल्स के एग्जाम्पल हैं। ऑल एल्काइल्स आर बेसिस, तो ये सिंपल सी बात है, बेस, ये सारे क्या हैं, बेस हैं, लेकिन कैसे हैं, एल्काइली माने ये वाटर में, पानी में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट एल्काइली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बेस हैं सब किस में, सभी पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, आता है ये, कई बार पूछा जाता है, बच्चे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भी बेस हमारे वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, पानी में घुलना, जैसे वाटर हमारा जितने भी डिटर्जेंट हैं, वाटर, ये लिक्विड सोप जो भी है हमारे सफाई में जो भी यूज करते हैं हम, तो ये सब हमारे अल्काइल्स हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक। ये हमारा बेस का पता चल गया हमें कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं, इनके एग्जाम्पल याद करने हैं आपको। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंडिकेटर्स। अब देखिए, अभी तक हम ये जान चुके हैं जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं या केमिकल्स हैं, उनकी कोई ना कोई नेचर होती है, या तो वो एसिडिक होंगे, या फिर वो बेसिस होंगे, या फिर साल्ट होंगे। ये तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें कैसे कोई बताएगा कि ये एसिड है, ये बेस है। तो उनके लिए हमारे पास
क्योंकि कुछ चीज़ों को तो हम बोलेंगे हम खा के पता कर सकेंगे, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये छूने से पता है, लेकिन इस दुनिया में हर चीज़ को हम खा नहीं सकते और हर चीज़ को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि इंडिकेटर की सहायता से कि कौन से सब्सटेंस एसिडिक है और कौन से बेसिक नेचर के हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में जानते हैं। दोज सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर्स, स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस में कलर या स्मेल जो है, गंध है, वो चेंज कर देते हैं, मतलब उनमें एसिड में डिप करेंगे तो उनका कलर अलग हो जाता है और बेस में करेंगे तो अलग हो जाता है। ऐसे कुछ ऐसे भी इंडिकेटर है जो स्मेल से अलग चेंज हो जाता है, उनमें एसिड में अलग चेंज स्मेल आती है और बेस में अलग स्मेल आती है। तो वो उनको बोलते हैं, वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर्स। इनकी सहायता से हमें पता चलता है कि ये एसिड है और ये बेस है। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स तो तीन तरह के होते हैं वैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन द नेचर इन प्लांट कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। तो ऐसे इंडिकेटर जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो प्लांट से जो भी हमें नेचुरल रूप में जो भी मिलते हैं, ये नेचर से मिलते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि आपके पास लिटमस, बार बार सुन रहे होंगे आप, लिटमस है ना, 7th में भी सुना होगा आपने। तो लिटमस क्या है? लिटमस एक प्लांट से मिलता है, थैलोफाइट का एक प्लांट होता है, तो लिचेन प्लांट है उसका नाम। तो उस पौधे से निकाला जाता है लिटमस सॉल्यूशन। तो उसका यूज करते हैं फिर एसिड और बेस को जानने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप, लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो एसिड का कलर कैसे है, जो ब्लू पेपर है हमारा वो कैसे हो जाता है? रेड हो जाता है। अगर एसिड में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? ब्लू से रेड हो जाता है। देखिए ब्लू कलर का था, रेड हो गया, तो लिटमस पेपर तो क्या हुआ? ये एसिड है। अगर लिटमस पेपर रेड कलर का है, जो ये वाला जैसे रेड हो गया, उसको फिर हम किस में डाल देते हैं? बेसिस में डालेंगे, तो रेड कलर का फिर से किस में चेंज हो जाता है? ब्लू में। तो ये ध्यान रखना है आपको, रेड से ब्लू में चेंज होने को बोलते हैं। ये पता होगा, अगर हमें पता चल गया ये रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है, दिख रहा है, तो क्या है? वो बेस है। और ब्लू से रेड में एसिड है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, और बहुत छोटी क्लास से ये पढ़ाया जाता है आप लोगों को। इसके बाद सेकंड है हमारे पास टर्मरी माने हल्दी। तो आपने देखा होगा कभी आपकी मम्मी आपके शर्ट में दाल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें गिर जाती है तो येलो कलर का हो जाता है वो, है ना, वहाँ पे दाग सा पड़ जाता है। जब आपकी मम्मी या आप कपड़े धोते हो तो वॉश करने के बाद आपको क्या दिखता है? वो कलर येलो से रेड हो गया। तो उससे हमें क्या पता चला? जो हमारी हल्दी है, टर्मरिक है, वो भी हमारे इंडिकेटर्स का काम करती है। तो जो हमारा साबुन है जिससे हम साफ़ करते हैं, सोप है या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर है, वो उसकी जो नेचर है वो कैसे होती है? बेसिस नेचर का होता है। तो इसीलिए उसको टच करने पे ही जो हल्दी हमारी है वो कैसे कलर की हो जाती है? रेड कलर की हो जाती है। जबकि आप किसी भी उसी जगह पे आप अगर लेमन का रस डालो तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एसिड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होता कलर, और बेसिस में कलर क्या हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, येलो से रेड हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा ना ये एसिड और ये बेस है। ठीक, तो एक हमारा तरीका ये भी है, इसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है, दीज आर केमिकल सब्सटेंस। एक्चुअल में ये केमिकल होते हैं, इनको मतलब बनाया गया है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो ये है एक तो है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोल्फ्थेलिन। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, अगर इसके मिथाइल पेपर जो है हमारा, या लिक्विड में भी होता है, इसको अगर आप देखो यहाँ पे
किसी भी एसिड में डालेंगे, किस में, एसिड में, तो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एसिड में डालने पे किस कलर का, रेड, याद रखना आपको। और बेस में डालेंगे तो क्या हो जाता है, ये येलो कलर का हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखना आपको, ये एसिड में अगर रेड है तो ये एसिड है, और अगर ये येलो कलर का हो गया तो ये बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज से भी हम पता कर सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। ठीक, इसके बाद है एक और हमारे पास आर्टिफिशियल में आता है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन क्या होता है, इसमें अगर हम किसी भी एसिड में फिनोप्थेलिन डालते हैं तो कलरलेस होता है। यहाँ देखिए आप, ये क्या है हमारा एसिड, तो एसिड क्या है आपका, ये कलरलेस हो रहा है, इसमें कोई कलर नहीं दिख रहा आपको। जबकि आप किसी भी बेस में डालोगे इसे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो ऐसे इससे हमें पता चल जाएगा ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो ये भी हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट पे हमारा तीसरा है, तीसरे प्रकार के जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं वो हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। दो सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। तो जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों में अलग अलग स्मेल करते हैं, गंध उनकी अलग अलग हो जाती है, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस आपने सुना होगा, ये आइसक्रीम में और शायद केक में और इनमें यूज किया जाता है। तो इनकी स्मेल के लिए, कलर के लिए, इन चीज़ों के लिए यूज करते हैं इसे। तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको एसिड में डालते हैं या एसिड इसमें टच करते हैं, इसमें एसिड डालते हैं, तो जो इसकी स्मेल है वो कैसे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब बेस में डालते हैं तो इसकी स्मेल जैसी है वैसी रहेगी, कोई इंक्रीज नहीं होगा, स्मेल ही नहीं रहेगी बल्कि। और दूसरा हम पे जो है सेकंड हम पे जो एग्जांपल है क्लोव ऑयल। ये लौंग होता है ना, जिसे मसालों में डालते हैं, लौंग गरम मसालों में, तो उसके तेल को बोलते हैं क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल में भी यही इंडिकेटर है, ये भी एसिड में क्या होती है, इसकी स्मेल इंक्रीज हो जाती है, बेसिस में डिक्रीज हो जाती है इसकी स्मेल। तो इन इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है, ये बेस है। ठीक, तो ये है हमारे इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगला, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो, ये तो हमें पहचान हो गई, ये एसिड है और ये बेस है। ये तो हमें फिजिक देखने से पता चल गया ना कि ये इसका कलर चेंज हो रहा है, इसमें स्मेल अलग आ रही है। और कौन सा चेंज, और कैसे हम डिफरेंस करें केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, किस तरीके से हम डिफरेंस कर सकते हैं एसिड और बेस पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। तो अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करें, दोनों का है ना, एसिड का और बेस का, तो क्या होता है देखो। तो जब हम किसी भी एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिंक ले लिया हमने। जिंक क्या होता है, मेटल होता है, तो क्या बन गया, ये जिंक क्लोराइड सॉल्ट बन गया ये। ठीक है, और क्या अलग हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन इससे अलग हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हमारा अलग हो जा रहा है एसिड से। और अगर हम बेस पे मेटल के रिएक्शन करें तो क्या होता है, यहाँ देखिए, बेस में हमने जब मेटल का यूज किया तो वहाँ पे भी सेम होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उस पर भी हम जिंक का ही रिएक्ट कराते हैं। जिंक क्या होता है, मेटल, तो क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसे। ये Na2ZnO2, ये एक्वस होता है, एक्वस इसके फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या, ये तो बन गया हमारा सॉल्ट, और ये क्या है, हाइड्रोजन। तो दोनों में आपको याद रखना है, एसिड और बेस दोनों में ही क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, सॉल्ट बनता है। ठीक, अब हम देखते हैं और दूसरा कोई रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा हम पहले हाइड्रोजन का किस तरीके से टेस्ट करें।
अब हम जो हमारे पास अभी जैसा पिछले अभी रिएक्शन में हमने देखा कि उससे हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि हाइड्रोजन रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। क्या करते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से हमने इक्विपमेंट लगा रखे हैं, स्टैंड लगाया, टेस्ट ट्यूब लगाई, और एक जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने HCl, देख रहे हैं आपको यहाँ पे HCl, और बाकी और क्या है हमारे पास, जिंक। तो जब हमने इनका रिएक्शन करवाया तो अब इन दोनों के रिएक्शन से क्या मिल रहा है हमें, ये है ना दोनों HCl और जिंक है ना, दोनों यहाँ पे ये जिंक दिख रहा है। तो जब हमने इन दोनों का रिएक्शन कराया तो हम देखते हैं कि इससे क्या निकलता है। तो हमने देखो यहाँ ऊपर बिल्कुल एक ऐसा वो कॉर्क लगा दिया जिससे कि बिल्कुल एयर टाइट, जिसे कहते हैं, एयर ना बाहर आ सकती है ना यहाँ की एयर बाहर जा सकती है, कोई भी गैस बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। और हमने उसको फिर एक ट्यूब की सहायता से क्या कर दिया, डिलीवरी जो ट्यूब होती है उसको एक टब में डाल दिया, वाटर टब में, ठीक। ये देखो इस टब में हमने इसे डाल दिया। अब क्या होता है, देखो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो उसमें जो गैस निकलती है, उस गैस को हमने जब यहाँ से डिप करने के बाद ये गैस बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे हमने कैंडल रखनी है, जलती हुई कैंडल। तो हमेशा याद रखना, जब हाइड्रोजन गैस किसी भी जलती हुई कैंडल के पास से जाएगी ना, तो एक पॉप की साउंड आती है, पट ऐसे आवाज़ आती है, और क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से रोशनी के साथ ही वो क्या हो जाती है, कैंडल आपकी बंद हो जाएगी। ये दिख रही है आपको, ऐसा लग रहा है हल्का सा ब्लास्ट सा हुआ है और वो फिर बंद हो जाती है आवाज़ करके। तो अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ये गैस निकली है ये हाइड्रोजन गैस है। और ये इसलिए एक्सपेरिमेंट बताया गया आपको कि आपको, जैसे मैं पिछले उसमें बता रही थी कि जो मेटल है और ये मेटल और एसिड है, तो उनको दोनों के रिएक्शन के बाद एसिड जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ होती है। तो आप सोचोगे हमें कैसे पता रिलीज होगी, है ना? तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट होता है। साइंस में पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर आपसे कोई बात कही जाती है, ऐसे ही नहीं बोली जाती। तो ये एक्सपेरिमेंट्स हमने पता कर लिया कि जिंक और ये एसिड के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड। तो एसिड जब इनके साथ रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो क्या होता है, देखिए आप देख रहे होंगे, जब मेटल कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये वाटर, ठीक है। फिर से देखिए आप, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये तीनों चीज़ आपके बनते हैं। तो ये अब एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसमें आप देखोगे सोडियम कार्बोनेट में जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड क्या लिया हमने, HCl, ठीक है, ये हो गया ना मेटल कार्बोनेट, ये है। तो अब जब हमने इसके साथ रिएक्ट करा तो क्या बना हमें पास, NaCl बन गया, Na और Cl, और फिर क्या हुआ, क्या बना प्रोडक्ट, जैसे हमने कहा था H2 और CO2 बनेगा, तो H2 माने वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बन गए, ठीक है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम HCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ये इसमें भी सेम होता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एग्जाम्पल सहित आपने देख लिया कि जो ये मेटल कार्बोनेट है उसके साथ जब एसिड करता है रिएक्ट, तो क्या बनता है, साल्ट, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और याद रखना बेस इसमें कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, बेस इज डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों किसी से भी बेस क्या नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, केवल एसिड करता है।
अब नेक्स्ट हम कैसे पता करेंगे CO2 गैस है, टेस्टिंग करेंगे CO2 गैस कैसे हमें पता चलेगा कि ये CO2 गैस ही है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो, उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर कहते हैं, उसमें उस रिएक्ट करते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और जो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की, ये वाइट कलर का, अगर आपको दिख रहा होगा नीचे टेस्ट ट्यूब में, तो ये वाइट कलर का क्या बन गया आपका, क्लाउडी कलर होता है ना वैसे ही, तो वो बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया इसके साथ। तो ये आपका इक्वेशन है CO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बन गया आपका, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बन गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक, और फिर जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से क्या करते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है। तो इस तरीके से इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये जो गैस है ये कौन सी गैस है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का टेस्ट हो जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विच ईच अदर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो जब एसिड और बेस ने रिएक्ट करा आपस में ही तो क्या बन गया, साल्ट प्लस H2। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, HCl क्या है हमारा एसिड, NaOH क्या है बेस, क्या बन गया NaCl क्या है साल्ट, और क्या बना H2O, यहाँ पे H2O कर देना। ठीक, तो ये हमारा क्या है, इस तरीके से ये एग्जाम्पल सही था, आप समझ गए, साल्ट एंड वाटर बनता है और इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन, और हिंदी में इससे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म फ्रॉम वाटर एंड साल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब हम एसिड और बेस का रिएक्ट कराते हैं तो वो जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, और इसके एग्जाम्पल भी याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम एसिड का रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्या बन जाता है, आप देखिए मेटेलिक ऑक्साइड में साल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे हमने मेटेलिक ऑक्साइड क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड क्या ले लिया HCl, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो हमारा साल्ट बन गया कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा साल्ट एंड वाटर बन गया। ये आपको याद करना है ना, इनकी डेफिनेशन तो अपने आप ही, जब अगर आपको एग्जाम्पल याद होगे तो आप वो लिख सकते हो जो आपको दिख रहा है, द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब जो बेस है वो कैसे किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक माने जिसमें मेटल नहीं है, तो वो कौन सा है, देखिए सबसे पहले जो बेस है Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, जब हमने किससे कराया, इससे ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 के साथ हमने क्या कराया, इसको रिएक्ट कराया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो किसके साथ बना ये हमारे बेस के साथ, बेस ने क्या बनाया हमारे पास, साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे बन गया हमारा साल्ट एंड वाटर बन गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव अ कॉमन। जितनी भी एसिड हैं और बेस हैं उनमें क्या कॉमन होता है, तो पहले एसिड की बात करते हैं। ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयंस। आपको पता है जितने भी एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होता है, हाँ कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे जो स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड उनमें हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होती है, और जो वीक एसिड है उनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है। दीज हाइड्रोजन आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है हमारा,
वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। जैसे अभी बताया आपको, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा और कम है तो वीक होगा। अब बात करते हैं बेस की। ऑल बेसिस हैव OH आयन, यहाँ पे माइनस होना था, तो OH आयन्स। तो आपको पता है बेस जितने भी होते हैं, क्षार जितने भी हैं, उनमें क्या होता है, OH आयन होता है। ठीक है, ये OH माइनस होगा। एंड दीज OH आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। और इनका जो बेसिक नेचर है, उस नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, OH आयन है। इसमें भी सेम बात है, अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब उसमें OH आयन ज़्यादा है, और कोई बेस अगर वीक है तो उसमें OH आयन की संख्या कम होगी। तो ये इनकी हमें ये पता चल गया कि आयन और बेस में क्या कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिडिक और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। जब हम वाटर सॉल्यूशन में, पानी में क्या मिलाते हैं, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं या उनका रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड की। तो एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। तो जब हाइड्रोजन आयन किसी वाटर में मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, H3O। और ये इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयंस है, H3O याद करना। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, HCl प्लस H2O। तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयंस एंड क्लोरीन आयन। तो अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है, हाइड्रोजन आयन होता है ना, तो उसका हम किस में कराया, हमने वाटर में। जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो हमें मिला हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोरीन। ये हमारे दो प्रोडक्ट बने इसमें। अब बात करते हैं बेस में। जब बेस में हम वाटर में सॉल्यूशन जो डिज़ोल्व करते हैं किसी भी बेस को, तो क्या होता है, उसमें भी OH आयन मिलता है। तो कैसे, NaOH, आपको पता है ये बेस है, और NaOH किस में मिक्स हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो इसमें क्या बनता है, Na आयन और OH। Na सोडियम और OH क्या बन जाता है, सोडियम आयन और हाइड्रोजन, ये OH आयन क्या बन जाता है हमारा, बेस में अलग अलग ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। इस तरीके से वाटर में जब हम दोनों को डिज़ोल्व करते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो है सम नेचुरल अकरिंग एसिड। हाँ, अब हमने देखो एसिड और बेस के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। अब हमारे पास कौन सा जो आजकल जो भी हमारे सामने जो फ्रूट होते हैं घर में आसपास, आप जो भी यूज कर रहे हो, तो किस फ्रूट में या किस केमिकल में कौन सा एसिड होता है, ये प्रैक्टिकली भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में बता रहे हैं आपको। सबसे पहले है विनेगर, इसमें होता है एसिडिक एसिड। फिर है ऑरेंज, इसमें होता है सिट्रिक अम्ल। फिर है टर्मरिक, इसमें होता है टार्टरिक एसिड। फिर है टमाटो, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड। फिर है आपका कर्ड, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, जिसे खट्टा दूध भी बोलते हैं। और लेमन, इसमें है सिट्रिक एसिड। और आंट सिटिंग, मतलब जो आंट डंक मारती है ना, कभी चींटी हमें डंक मार देती है, तो वो क्या है, मेथेनोइक एसिड। तो वो जो हमें जो जलन होती है वो किसके कारण होती है, मेथेनोइल एसिड के कारण होती है। अगला है नेटल स्टिग। नेटल में जो आपने देखा होगा, कभी जंगलों में जाओ, एक प्लांट होता है, उसमें ना ऐसे बहुत उसको टच करो तो बहुत तेज़ी से जलन होती है हमारे हाथ में। तो उस प्लांट के जो वो छोटे छोटे उस पर कांटे होते हैं, उसमें जो एसिड होता है उसका नाम है मेथेनोइक एसिड। तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है, और वन वर्ड वाले आंसर भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये आप याद करोगे। ठीक, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखना, अब ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ,
इसका जो सेकंड पार्ट है मैं बना रही हूँ, बस 1-2 दिन में डाल दूँगी। आपको नीचे लिंक भी सेंड कर दूँगी, तो वो भी आपको ज़रूर देखना है। धन्यवाद, नमस्कार।